चलिए पहला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के किस देश में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? यानी भारत के किस देश से सर्वाधिक एफडीआई जो होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। एफडीआई का कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है एफडीआई। ये जो प्राप्त हुआ है सिंगापुर से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है भारत को, और उसके बाद सिंगापुर के बाद दूसरा है अमेरिका से, और तीसरा में हो जाएगा मॉरिशस से। पहला सबसे ज़्यादा जो एफडीआई प्राप्त हुआ है सिंगापुर से, दूसरा में अमेरिका और तीसरा में मॉरिशस में से। और राज्यों में जो राज्य सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य जो है कर्नाटक है। राज्यों में कौन हो जाएगा? तो कर्नाटक हो जाएगा। पहला स्थान पे कर्नाटक, सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला जो है कर्नाटक हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, वन्य जीवों को कानूनी अधिकार जो है देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो वन्य जीवों को जो कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश है इक्वाडोर। इक्वाडोर जो है दुनिया को पहला वन्य जीव कानूनी अधिकार देने वाला प्रथम देश बन गया है। अच्छा, भारत में समझिएगा, भारत में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था भारत में, यह वर्ष 1972 में, अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। और इसी के साथ शुरुआत की गई थी प्रोजेक्ट टाइगर की। जो प्रोजेक्ट टाइगर थी इसके साथ शुरुआत की गई थी वर्ष 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत वर्ष 1973 में हुई थी। अच्छा, विश्व में जो वन्य जीव संरक्षण से दो संस्था ऐसी है जो विश्व में काम करती है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, तो यहाँ से याद रखेंगे, एक है WWF जो वर्ल्ड वाइड फंड है, और एक है IUCN। ये दोनों संस्था जो है वन्य जीव संरक्षण से कार्य करती है। WWF इसका स्थापना वर्ष 1961 में हुआ था, और IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर होता है। IUCN का स्थापना 1948 में, और दोनों का जो मुख्यालय है एक ही जगह है। मुख्यालय जो है ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में, ग्लैंड के स्विट्जरलैंड में, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में मुख्यालय इसका है, स्विट्जरलैंड में। तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। अच्छा, रेड डाटा बुक जो होती है लुप्तप्राय जानवर जिसको बोलते हैं, उस लुप्तप्राय जानवर के लिए IUCN जो रेड डाटा बुक जारी करती है, रेड डाटा बुक जारी करती है, तो कौन सी संस्था है? तो IUCN संस्था है, जो जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में हुआ था। इसका मुख्यालय दोनों का ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, WWF का भी और IUCN दोनों का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर रहेगा तो 1973 में, और हाथी रहेगा तो प्रोजेक्ट हाथी, इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। हाथी बोला 92 और टाइगर बोला रखेंगे 1973, वर्ष 1973 में। चलिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है? तो एक जिला एक शिल्प अभियान जो है मध्य प्रदेश शुरू किया। लेकिन यही क्वेश्चन रहेगा कि एक जिला और एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद किसने शुरू किया है? एक उत्पाद शुरू करने वाला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश। एक जिला एक उत्पाद शुरू करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और एक जिला एक शिल्प उत्पाद करने वाला जो है नामक संस्था चलाने वाला मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, 4 नंबर है, निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व की सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो ये जम्मू कश्मीर में इसका जो चिनाब नदी पे किया जा रहा है, और इसकी ऊंचाई जो है नदी तल से 359 मीटर है। 359 मीटर है, इसको लिख लीजिए, ऊंचाई जो है 359 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र सूचकांक, ये 2021 का ही भारत का विश्व में स्थान कौन सा था? तो 2021 में जो भारत का लोकतंत्र सूचकांक में 46वां था, जबकि अभी वर्ष 2023 में ये 5 स्थान बैक आया है, पीछे आया है। 2023 में इसका स्थान 41वां, 2023 में 41वां है, और 2021 में था इसका स्थान 46वां था। अब यहाँ से समझिए, पूरा विश्व में जो सबसे प्राचीन संसदीय लोकतंत्र है वह आइसलैंड का है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पूरा विश्व में, पूरा वर्ल्ड में जो सबसे प्राचीन संसदीय लोकतंत्र किसका है? तो यह जो संसदीय लोकतंत्र है यह आइसलैंड का है, आइसलैंड का है। और भारत पूरा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है।
भारत जो है पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है भारत, सबसे बड़ा है। और दूसरा स्थान पे अमेरिका आता है, दूसरा स्थान पे लोकतंत्र के मामले में अमेरिका है, जबकि पूरा विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश भारत हो गया। और सबसे प्राचीन किसका है तो संसदीय लोकतंत्र आइसलैंड का है सबसे प्राचीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 6 नंबर पे है, विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान हो गया, पहला पे अमेरिका है, पहला स्थान पे अमेरिका हो गया, दूसरा पे चाइना है, दूसरा पे चीन है और तीसरा स्थान पे भारत है। ये चलिए अगला है 3 तक याद रखिए, 3 तक तो आप याद रख नहीं पाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है इसको CBDT कहते हैं, इसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये अभी जो हाल ही में अध्यक्ष है संगीता सिंह जो है चेंज हो गया है। अभी वर्तमान अध्यक्ष जो CBDT का है नितिन गुप्ता है, ये चेंज हो गया नितिन गुप्ता, इसको काट के कर देंगे नितिन गुप्ता वर्तमान में है। और CBDT का स्थापना हुआ था वर्ष 1963 में, 1963 में स्थापना इसका हुआ था और वर्तमान जो अध्यक्ष है नितिन गुप्ता है CBDT के। चलिए नेक्स्ट है अगला, छा क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला क्रिकेटर है पूरे वर्ल्ड में मिताली राज है, और ये महिला में हो जाएगी 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली मिताली राज। और पुरुषों में जो है, पुरुष में पूछेगा तो सचिन तेंदुलकर है, पुरुष में 6 वर्ल्ड कप खेलने वाले सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर है। और जबकि एक और खिलाड़ी जो है पाकिस्तान का है जावेद मियांदाद, पाकिस्तान का यह खिलाड़ी है जो 6 वर्ल्ड कप खेला है, जावेद मियांदाद है जो मियांदाद या 6 वर्ल्ड कप ये भी खेला। और सचिन को जो भारत का हाईएस्ट जो अवार्ड है भारत रत्न जो दिया गया था या 2014 में, सचिन को 2014 में भारत रत्न प्राप्त, 2014 में मिला था इसको सचिन को। चलिए नेक्स्ट अगला है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान के महत्व, तो मक्का में तीसरा स्थान जो 21-22 में रहा था, और जो है पहला स्थान पे कर्नाटक, पहला पे कर्नाटक हो गया, और दूसरा पे मध्य प्रदेश है, और तीसरा स्थान पे बिहार हो जाएगा, तीसरा पे बिहार हो जाएगा। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया गया है? तो यह UNFPA जो है के द्वारा, यह जो संस्था है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन एजेंसी एक्टिविटी द्वारा जारी किया गया था इस संस्था को। और वर्तमान में एक संस्था भी UN महासभा के द्वारा रिपोर्ट आया है, इसके अनुसार पूरा विश्व की जनसंख्या में भारत की जो जनसंख्या है अभी वर्तमान में 144 करोड़, 144 करोड़ वर्तमान जनसंख्या, जो पूरा विश्व में सबसे प्रथम स्थान पे भारत हो गया। और दूसरा स्थान पे जनसंख्या में कौन हो जाएगा तो चीन, दूसरा स्थान पे चीन है। और भारत की जनसंख्या जो है 144 करोड़ अभी हाल ही में हो गया है। अच्छा, जनसंख्या दिवस जो 11 जुलाई को मनाते हैं, तो यह 11 जुलाई को कब से मनाया जा रहा है? तो 1987 से, वर्ष 1987 में जनसंख्या 5 अरब पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या हुई थी। इसी के उपलक्ष्य में 11 जुलाई 1987 से विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई। अच्छा, जनसंख्या किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची, जबकि जनगणना की सूची का विषय है तो संघ सूची। जनगणना संघ की है और जनसंख्या रहेगा तो समवर्ती। चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल क्या है? तो अगर जो है वायुयान से पक्षी टकराता है तो न्यूटन का यह थर्ड लॉ कहता है कि क्रिया के बराबर जो है विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल क्या होगा? बराबर होगा। न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से यह बराबर होगा, न्यूटन का तीसरा नियम। चलिए नेक्स्ट है अगला 12 नंबर पर गया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द्रव्यमान दिया हुआ है 400 kg है और 400 kg की बंदूक के संवेग की गणना करें जब इसके प्रतिघात का वेग
25 मीटर प्रति सेकेंड है। अच्छा, पूछा है किसके बारे में? संवेग के बारे में। यानी p पूछा है तो संवेग p यानी संवेग हो जाएगा। तो p बराबर होता है mv। mv यानी m क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया, और v हो गया वेग। v हो गया वेग। तो द्रव्यमान का मान दिया हुआ है, पूछा है संवेग के बारे में। तो द्रव्यमान कितना केजी? 400 केजी। और वेग दिया हुआ 0.025 मीटर प्रति सेकंड। इसको बांटेंगे दूसरा का तब खत्म हो जाएगा। तो 25 जब कितना आ जाएगा? 100। अब p बराबर आ गया कितना? 100 केजी। अच्छा, संवेग का ऐसे मतलब मीटर प्रति सेकंड होता है, तो सब मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आज अगर स्लाइस नहीं दिया हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस के ऊपर आ जाएगा। केजी होगा, केजी का। हाँ, केजी आ जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकंड। तो 100 केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कल ही क्वेश्चन आया होता, इसको बताए भी थे। 13 नंबर क्वेश्चन जो है कि एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष जो है किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पे। कल ही आया था क्वेश्चन, बताए हुए थे। वस्तु के किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान। किस 14 नंबर है, किस उत्तोलक के लिए आंतरिक लाभ 1 से हमेशा कम होगा? तो 1 से हमेशा जो कम होता है यह तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। जैसे तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है, तृतीय श्रेणी इसमें जिसमें आयास आलम एवं भार के बीच होता है, भार के बीच होता है। जैसे मनुष्य का हाथ हो गया, तृतीय श्रेणी में को मनुष्य का हाथ आता है, हल हो गया, झाड़ू हो गया, ये सब जो है, बंसी हो गया, ये सब आता है तृतीय श्रेणी को उत्तोलक। चिमटा भी आता है। अगला है क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? किस वैज्ञानिक ने? मैक्स प्लांक ने दिया था। क्वांटम सिद्धांत जो मैक्स प्लांक ने दिया था। और यांत्रिक गति के सिद्धांत दिया था, यांत्रिकी सिद्धांत दिया था, इसने यांत्रिकी का सिद्धांत दिया था, या डी ब्रोगली ने दिया था। और हेनरी बैकुलर जो था, रेडियो सक्रियता की खोज की थी, रेडियो सक्रियता की जो खोज की थी हेनरी बैकुलर। और आधुनिक आवर्त सारणी जो दिया था मोसले ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी जो दिया था मोसले। इसका जो आधुनिक आवर्त सारणी दिया था यह परमाणु क्रमांक पर आधारित था। परमाणु क्रमांक पे आधारित था। परमाणु क्रमांक पे आधारित था या परमाणु क्रमांक पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है 16 नंबर क्वेश्चन है, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। यह अर्धचालक जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो अर्धचालक। उसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों द्वारा जो है चालन होता है। विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉन और होल दोनों द्वारा चालन होता है। कौन सा बंद वाला? हवा आई आगे वाला रहने दे। ठीक है, हवा पंखा बंद कर। चलिए आगे समझिए। चलिए क्वेश्चन अगला है 17 नंबर में, ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में से कौन सी राशि नहीं बदलती है? तो वोल्ट जो है वोल्टता उसकी बदलती है। जैसे ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है केवल एसी पर, केवल एसी यानी उच्च एसी को निम्न एसी में बदलता है। जो ट्रांसफार्मर कार्य करती है उसकी क्या नहीं बदलती है? तो आवृत्ति चेंज नहीं होती है। और ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है, क्रोड या नर्म लोहा का बना होता है, नर्म लोहा का बना होता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड जो होता है नर्म लोहा। इसका जो आविष्कार किया था ट्रांसफार्मर का माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे जो है, फैराडे ने ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? व्यतिकरण के कारण जो है यह रंगीन दिखाई पड़ती है। व्यतिकरण हो जाएगा। निम्नलिखित ग्रंथियों में से जो है
टाइलिन एंजाइम का स्रोत क्या होता है? तो समझिएगा, लाल ग्रंथिया में पाई जाने वाला जो एंजाइम क्या है? टाइलिन। लाल ग्रंथिया में टाइलिन पाई जानी है, लाल ग्रंथिया में पाई जाने वाली जो एंजाइम है टाइलिन हो जाएगा। और समझिएगा, लाल ग्रंथि जो होती है इसमें 99% जो होता है जल, 99% जल होता है और 1% होता है एंजाइम। 1% एंजाइम होता है। और एंजाइम जो होती है, एंजाइम में दो प्रकार का होता है, एक हो गया टाइलिन, टाइलिन हो गया, और एक होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम होता है। टाइलिन का कार्य जो होता है स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। टाइलिन किसको, स्टार्च को जो है या माल्टोज में चेंज कर देता है। और लाइसोजाइम का जो कार्य होता है या भोजन में जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उसको क्या करता है? नष्ट करता है। तो यह हानिकारक जीवाणुओं को क्या करता है? हानिकारक जो जीवाणु होते हैं भोजन में उसको नष्ट कर देता है। हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, जीवाणु को नष्ट कर देता है। तो लाइसोजाइम हानिकारक जीवाणुओं को, और टाइलिन जो है स्टार्च को किसमें बदल देगा? माल्टोज में। लाल का पीएच मान हो जाएगा 6.5। अच्छा, कल बताए थे अग्नाशय ग्रंथि जो होती है, मिश्रित ग्रंथि, जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होती है। मानव शरीर की सबसे जो है बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर पूछेगा, अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी तो कौन सी? थायराइड हो जाएगी। जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछेगा कि कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। और सबसे छोटी पूछेगा तो पीयूष ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाई जाती है, सबसे छोटी ग्रंथि। तो तीनों रखिएगा, ये अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों है। और दूसरी सबसे बड़ी भी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय है। दूसरी बड़ी ग्रंथि भी पूछ देता है कभी कभी, दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन है? तो अग्नाशय, जो अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी दोनों। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन है, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? उसे हेलोटिज्म कहते हैं। हेलोटिज्म। कार्टिकोलस जो होता है ना, वृक्षों के छालों पर उगने वाले पौधे होते हैं, यानी वृक्ष के जो छाल पर उगने वाला जो होता है पौधा होता है, उगने वाला पौधा को कार्टिकोलस कहते हैं। गोबर पर उगता है उसे क्रोकोफिल कहते हैं। गोबर पर उगने वाले को क्रोकोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिका का आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित है या सही है? कुछ कोशिकाओं के बदले आकार होते हैं। तो सारा कोशिका एक जैसा नहीं होती है, बल्कि बदले हुए आकार का भी होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। देखिए, जैसे चोट लगता है तो किसी में जो है निष्पादन की क्षमता कम होती है, और किसी की कहीं जैसे मस्तिष्क में तो वहाँ चोट लगेगा तो बहुत कम होता है ऐसा। तो इनमें से डी लगाएंगे आंसर, ऑल सभी आंसर सही है। तीनों आंसर सही है। सभी कुछ बोले अलग ऑप्शन सही नहीं है, सही नहीं है, सभी सही है। जब कोई गलत ही नहीं है तो सभी सही है, चारों सही। डी ऑप्शन लगेंगे आंसर डी ऑल सभी। कथन सही नहीं मतलब सभी सही है। एक ही प्रकार की कोशिकाएं अलग-अलग नंबर पढ़िए ना, सर डी नंबर पढ़िएगा। 21 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है, समझिए यहाँ से, सभी शरीर में ऊतकों में एक ही प्रकार की नहीं, ये गलती कर रहे हैं, सॉरी। सभी शरीर में ऊतकों का एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है, एक ही प्रकार के नहीं बल्कि आंसर डी वाला आंसर ठीक है। वो तीनों सही, बात सही था, चौथा ये गलती है, ठीक है। वो तीन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 22 नंबर, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती? तो विषाणुओं में या डीएनए होगा, नहीं तो आरएनए की मौजूदगी होती है, या सही है। परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन करते हैं, तो परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन करते हैं, या भी सही है। स्वभाव में पूरी तरह से परजीवी होते हैं, या भी सही। कोशिका भित्ति की मौजूदगी, तो विषाणुओं में समझिएगा कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जबकि समझिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी होती है और कोशिका झिल्ली भी, जबकि जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली, तो विषाणुओं में कोशिका भित्ति पाई नहीं जाएगी। ऑप्शन डी। अगला है ट्रेकोमा, एक प्रकार का क्या है, या ट्रेकोमा एक बीमारी जो नेत्र आँख की बीमारी, ग्लूकोमा ट्रेकोमा जो है
या जीवाणुओं के द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। आंख में कुल मांसपेशियों की संख्या अगर पूछेगा तो 6 होती है कुल। निम्न में से कौन एक सही कथन नहीं है? टमाटर का लाल रंग जो होता है लाइकोपिन, यह सही है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, आम में पूछेगा कौन सा, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और अगला है सेब का लाल रंग किसके कारण? एंथोसाइन, यह भी सही है। और सेब में पाए जाने वाला माइलिक अम्ल होता है, सेब में माइलिक। लाल मिर्च में लाल होने का कारण कैप्सेथिन, यह भी सही है। पपीते का जो पीला रंग होता है यह कैरिकोजेंथिन के कारण होता है, कैरिकोजेंथिन के कारण होता है, कैरिकोजेंथिन के कारण पपीता का पीला रंग होता है। और डी ऑप्शन हो जाएगा, यह गलत है, यह गलत सही है। कैरिको इसका जबकि वैज्ञानिक नाम भी पपीता का होता है कैरिका पपाया, तो उसी पे याद रखिएगा। पपीता का वैज्ञानिक कैरिका पपाया होता है, कैरिकोजेंथिन के कारण इसका पीला रंग होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? एपीकल्चर मधुमक्खी हो जाएगा, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन सही है, जिरेंटोलॉजी वृद्धावस्था, तो इनमें से सभी सही है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, जो कोशवाह है फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्लोएम के द्वारा जल एवं खनिजों का वहन करता है, तो जल जो जाता है जाइलम के द्वारा, जल और जो खनिज का वहन होता है जाइलम, तो यह हो जाएगा गलती। अब समझिए आगे, ये फ्लोएम के द्वारा नहीं बल्कि जल जाइलम के द्वारा। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है, तो यह सही है। फ्लोएम जो होता है प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है, इसी के द्वारा कार्बनिक जो पदार्थों को वह जो अंगों तक पहुंचाता है, कार्बनिक जो पदार्थों को अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है फ्लोएम के द्वारा, तो यह बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन अगला है, गुणसूत्रों में जो क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होती है उस बिंदु का नाम क्या है? उसे सेंट्रोमियर कहते हैं, सेंट्रोमियर कहा जाता है। और सेंट्रोमियर का काम होता है गुणसूत्रों का आकार देना, गुणसूत्रों का आकार निर्धारित करता है, गुणसूत्र का आकार को निर्धारित करता है, आकार को निर्धारित। गुणसूत्र का जो नामकरण किया था 1888 में डब्ल्यू बाल्टेयर ने किया था, 1888 में गुणसूत्रों का नामकरण। चलिए अगला है 28 नंबर क्वेश्चन है, घुर्न को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, किसके द्वारा? तो यह गर्भनाल के द्वारा प्राप्त होता है, गर्भनाल। चलिए नेक्स्ट है 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध एम्बेड बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है? तो इसको समझिएगा, एम्बेड बॉक्स और ब्लू बॉक्स और ये क्या है, ग्रीन बॉक्स क्या है? यह WTO जो एक संस्था है, WTO जो है विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, इसके द्वारा यह एक जो है सब्सिडी है। जितने सारे नाम हैं एम्बेड बॉक्स, ब्लू बॉक्स जो है, यह एक सब्सिडी इसके द्वारा दी जाती है, सब्सिडी है। और WTO का जो स्थापना हुआ था वर्ष 1995 का मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा, मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है WTO के। अभी वर्तमान जो महानिदेशक है WTO के नागोजी इवेला, नागोजी इवेला है WTO के महानिदेशक है, नाइजीरिया के हैं, WTO के महानिदेशक नाइजीरिया के। अगला है क्वेश्चन है 30 नंबर है, तारापुर समिति का संबंध किससे है? तो मुद्रा की जो पूर्ण परिवर्तन के लिए जो है इसका प्रयोग किया गया था, तारापुर समिति का मुद्रा पूर्ण परिवर्तन के लिए तारापुर समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्या है अगला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? यह मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर किया गया था, और इसी को अंग्रेजी में जो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण है इसको IRDA बोलते हैं, IRDA होता है IRDA, IRDA, और इसका स्थापना हुआ था मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर वर्ष 1999 में। 1999 में जो है IRDA का स्थापना हुआ था मल्होत्रा समिति। चलिए नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से? या बाइबिल रेडी समिति का संबंध जो है
मुद्रा आपूर्ति के संबंध से है। और बाइबिल रेड्डी जो है आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, आरबीआई के पूर्व गवर्नर। 33 नंबर क्वेश्चन है, अंत्योदय जो कार्यक्रम है अन्य योजना किस वर्ष से लागू किया गया है? यह सन 2000 में इसको लागू किया गया था, अंत्योदय कार्यक्रम। इसमें जो है गरीबों के लिए जो बीपीएल परिवार है, बीपीएल परिवारों को प्रति जो माह है, प्रति माह 35 किलो अनाज दिया जाता है। इसके तहत 35 केजी अनाज को उपलब्ध कराया जाता है। सन 2000 में इसका प्रारंभ हुआ था। अब कितना नंबर है? 108 नंबर। अगला है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? तो मैग्नीशियम हो जाएगा। अम्ल से जो है हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं मैग्नीशियम। परमाणु संख्या इसका 12 होता है, जबकि कॉपर का होता है 29, पारा का 80 होता है और प्लेटिनम का 78 होता है, 78 होता है। चलिए नेक्स्ट है, नवसादर और नमक के मिश्रण से नवसादर पृथक कर सकते हैं किसके द्वारा? तो यह नवसादर जो जिसका सूत्र होता है NH4Cl, NH4Cl जो होता है नवसादर का सूत्र है। और यह ऊर्ध्वाधर द्वारा इसको अलग किया जाता है, ऊर्ध्वाधर। प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है? तो समझिए, इलेक्ट्रॉन के आवेश के समान होता है नहीं, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है यह 6.022 गुने 10 पर पावर जो है -19, ये प्लस में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का होता है 6.022 गुने 10 पर पावर जो है ये माइनस 1.6 फिर से देखिए 1.6 होता है। चलिए यहाँ समझिए, प्रोटॉन वाला होता है 1.6 जो है 1.6022 गुने 10 पर पावर -19, 10 पर पावर -19। और इलेक्ट्रॉन वाला जो होता है माइनस में होता है, केवल इसमें माइनस सेम होता है, 1.6 गुने 022 गुने 10 पर पावर -19 होता है। तो इसके जस्ट इलेक्ट्रॉन का जस्ट क्या होता है? विपरीत होता है, इलेक्ट्रॉन का जस्ट विपरीत, एक दूसरे के विपरीत। और इलेक्ट्रॉन तो आवेश से इनका अच्छा ये 19 बोल रहे हैं। चलिए अगला है, उससे दिक्कत हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 111, निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक के तुल्यांकीय भार के और आणविक भार समान होता है? तो ये दूसरा की तीसरा बार लग रहा क्वेश्चन आया है कि NaCl होगा। यानी सोडियम का भी और क्लोराइड दोनों का होता है संयोजकता कितना? 1 होता है, दोनों का संयोजकता 1, तो दोनों का जो है आणविक भार समान होता है, NaCl हो जाएगा। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में भी किस कारण से दीप्त होते हैं? मंद ऑक्सीकरण, मंद ऑक्सीकरण के कारण जो है अंधेरे में भी यह दिखाई देता है। जबकि फास्फोरस को कहाँ रखते हैं? तो जल में। और सोडियम को रखते हैं कहाँ? तो मिट्टी के तेल में। सोडियम को कहाँ रखते हैं? तो मिट्टी के तेल में, सोडियम को मिट्टी तेल में। चलिए अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? तो शुष्क सेल होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। तो शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा किस में परिवर्तित करेगा? विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट अगला है 114 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित है तो सिल्वर आयोडाइड जो होता है कृत्रिम वर्षा होता है, तो यह जो सम्मिलित में AgI होता है, इसका AgI कृत्रिम वर्षा होता है। और सिल्वर क्लोराइड होता है हॉर्न सिल्वर, जिसे कहते हैं हॉर्न सिल्वर, तो AgCl इसका होता है, AgCl। जिंक फॉस्फाइड यह सही है, जो है चूहे का विष होता है। अब फिलस्फर और बुल जिसे कहते हैं, तो ZNO को यह उभयधर्मी होता है, ZNO फिलस्फर और बुल। 115 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन वर्ष 1979 या सही है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था एजेंडा 21 या भी सही। रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था 1992 में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 या भी सही। कार्बन व्यापार और जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, कार्बन व्यापार जो है क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से ओजोन परत के क्षय से संबंधित या ओजोन परत के क्षय से संबंधित जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो आइस कोर हो जाएगा, बर्फ वाला जो आइस कोर होता है उसके द्वारा प्राप्त। चलिए अगला है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? या वर्ष 1974 में इसको लागू किया गया था, वर्ष 1974। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनी किसकी होती है? पॉलीथीन का जो निर्माण होता है इथिलीन से, और इथिलीन जो है बहुलक होता है पॉलीमर का। इथिलीन किसका पॉलीमर? पॉलीथीन का जो निर्माण इथिलीन से होता है, और इथिलीन जो बहुलक है यह किसका है? तो पॉलीमर का। तो पॉलीमर हो जाएगा, इसका नष्ट होना तो बहुत मुश्किल से नष्ट होता है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? मैनचेस्टर में है, मैनचेस्टर इंग्लैंड में है, मैनचेस्टर इंग्लैंड में स्थित। अम्ल वर्षा के लिए SO2 और NO2 का, जबकि कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड AgI का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 120 नंबर, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को, जबकि 1 दिसंबर को एड्स दिवस, किड्स में एड्स दिवस मनाते हैं। 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाते हैं, 3 दिसंबर विकलांग दिवस हो गया। 4 दिसंबर को नेवी दिवस मनाते हैं। 5 दिसंबर को मृदा दिवस, मिट्टी डे, मृदा दिवस मनाते हैं। और 10 दिसंबर को जो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया था वर्ष 1993 में, मानवाधिकार 1993 में गठन किया गया था, और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाए जाते हैं। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक हो गया। और कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर की जो सबसे पहले खोज हुई थी आधुनिक, या वर्ष 1946 में, आधुनिक कंप्यूटर की खोज वर्ष 1946 में। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? या वर्ष 1960 में। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? तो वर्ष 1960 में आई थी। और सबसे ज्यादा कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका। चलिए अगला है 121 नंबर क्वेश्चन है, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से हो जाएगा, फुटबॉल। और कल लिखाए थे HFC, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी? 11। फेडरेशन कप फुटबॉल फुटबॉल लगे, गलती है, आंसर फुटबॉल होगा। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होता है, हॉकी में भी 11 खिलाड़ी हो जाएगा। टेबल टेनिस में 1 या 2 हो जाएगा, टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। कल लिखाए थे वॉलीबॉल में 6, जिम्नास्टिक में 9 हो जाएगा, खो खो में भी, सॉरी जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी, जिम्नास्टिक में 8, खो खो में 9, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी। चलिए अगला है क्वेश्चन, प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? या न्यूटन के द्वारा लिखित एक पुस्तक है जिसे 1687 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। या प्रकाशित कब हुई? तो 1687 ईस्वी में। प्रिंसिपिया, न्यूटन जो वैज्ञानिक था इंग्लैंड का था, इंग्लैंड का था, और प्रिंसिपिया नामक पुस्तक 1687 में प्रकाशित हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो है पुरस्कार को, प्रशिक्षण के क्षेत्र में यानी गुरु को, तो गुरु को जो दिया जाने वाला पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो प्रारंभ हुआ था वर्ष 1985 में, वर्ष 1985 में प्रारंभ हुआ था। और इसकी जो राशि है, वह 15 लाख रुपया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि 15 लाख है। जबकि ध्यानचंद पुरस्कार प्रारंभ हुआ था 2002 में, ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में प्रारंभ हुआ था, और इसकी जो इनामी राशि है 10 लाख, इसकी इनामी राशि 10 लाख है। अर्जुन अवार्ड प्रारंभ हुआ था 1961 में,
इसकी भी इनामी राशि 15 लाख है, इसकी भी इनामी राशि 15 लाख है। और राजीव गांधी खेल रत्न जिस पुरस्कार जो वर्ष 1991-92 में प्रारंभ हुआ था, 91-92 में, अभी वर्तमान नाम इसका जो कर दिया है मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। और यह जो नाम मेजर ध्यानचंद किया गया वर्ष 2021 में, वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितनी है तो 25 लाख, 25 लाख है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। इस बार का मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो मिला है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को दिया गया है, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी बैडमिंटन से संबंधित है, चिराग शेट्टी को मिला है इस बार का। अच्छा, मेजर ध्यानचंद और ध्यानचंद दोनों में अंतर है। मेजर ध्यानचंद जो पूर्व अपने राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था, 91-92 में प्रारंभ हुआ, जबकि खाली ध्यानचंद पुरस्कार रहेगा, कब प्रारंभ हुआ तो 2002 में। ध्यानचंद पुरस्कार की राशि 10 लाख, जबकि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की राशि 25 लाख, तो दोनों में अंतर है। अर्जुन अवार्ड 2023 में अभी दिया गया है और इसमें कुल 26 खिलाड़ी को मिला है, अभी वर्तमान में 26, लेकिन इससे पहले अर्जुन अवार्ड जो 2022 में मिला था, 2022 में जो दिया गया है 25 खिलाड़ी को, 2022 में 25 खिलाड़ी को, और 2022 में 25 और 2023 में 26 खिलाड़ी को याद रखिएगा। बाकी आगे बढ़ते चलिए, 124 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन जो ओपेक, इसका मुख्यालय कहाँ है तो वियना में, और ओपेक की स्थापना हुआ था वर्ष 1960 में, 1960 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के विचारों को गांधीवाद समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? सत्य और अहिंसा, गांधी जी का सत्य और अहिंसा। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक किसने थे तो महादेव गोविंद रनाडे, इसी को शॉर्ट में लिखता है एम.जी. रनाडे, एम.जी. रनाडे 1870 में पूना सार्वजनिक सभा के स्थापक। नेक्स्ट है जो अगला क्वेश्चन है 127 नंबर, हर्यक वंश के किस शासक को पुनिक कहा जाता है? यानी उपनाम से पुनिक जानते हैं, तो अजात शत्रु का जो उपनाम था वह पुनिक था, जबकि हर्यक वंश के अगर संस्थापक पूछेगा कौन था तो संस्थापक हो जाएगा बिंबिसार, और हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन था तो अंतिम शासक याद रखेंगे नागदशक था, नागदशक, अंतिम शासक नागदशक और संस्थापक हो जाएगा बिंबिसार। अशोक जो था मौर्य वंश का सबसे महान शासक था अशोक। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी शासनकाल व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? या मगध की, जिसकी राजधानी जो है मगध की राजधानी राजगृह थी, राजगृह मगध महाजनपद, 16 महाजनपद था। इसमें जो है बौद्ध ग्रंथ उत्तर निकाय में भी पता चलता है इसके बारे में जानकारी। सर टॉमस रो तथा हॉकिंस जो था इसके शासनकाल में भारत आए थे, जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में, और हॉकिंस को ही जहांगीर ने जो है अंग्रेज खान की उपाधि दी थी, विलियम हॉकिंस को। चलिए अगला 130 नंबर है, मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? यह वर्ष 1940 के लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता कर रहा था या किसकी अध्यक्षता कर रहा था मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना इसकी अध्यक्षता कर रहा था, मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने पाकिस्तान जो स्थापना वर्ष 1940 के लाहौर अधिवेशन में मांग की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, और बाद में जाके पाकिस्तान का पहला जो है गवर्नर जनरल बना। तो पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल भी कौन बना? मोहम्मद अली जिन्ना। जबकि पाकिस्तान का प्रथम अगर पूछेगा कि प्रधानमंत्री कौन बना तो लियाकत अली खां थे, लियाकत अली खां जो है पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने। और लियाकत अली खां जो भारत के जो अंतरिम सरकार जिसमें वर्ष 1946 में जो गठित हुई थी उसमें यह वित्त मंत्री थे। भारत में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें वित्त मंत्री थे। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि जो भारत में वित्त मंत्री थे वो बाद में जाके किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो पाकिस्तान के पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली खान। जबकि पाकिस्तान शब्द का अगर जन्मदाता पूछेगा कौन था तो चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, अगस्त 1932 में रैजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा
पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था किससे संबंधित अछूतों के लिए यह बनाया गया था। अछूत का अंक जो अस्पृश्यता का अंक कहा जाता है, जिसको अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंक जो है अनुच्छेद कितना में है तो 17। सांप्रदायिक, यहाँ से क्वेश्चन तो सांप्रदायिक पंचायत की घटना किसके शासनकाल में, तो रैंजो में बोला, ये इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा पूछता है किसके शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, तो टीपू सुल्तान की साथ किया था 1792 में जो है 1792 में। अगला है क्वेश्चन 133, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो था कुमार गुप्त था और इसको ध्वस्त करने वाला जो था बख्तियार जो खिलजी ने ध्वस्त किया था। और यह किसका सेनापति था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। कभी कभी पूछ देता है कि किसका सेनापति था, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, कुतुबुद्दीन ऐबक का, बख्तियार खिलजी। अच्छा, इसमें जो ह्वेनसांग आया था नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने, तो नालंदा विश्वविद्यालय में ये ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था। और उस समय ह्वेनसांग के अध्ययन के समय पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था, कुलपति। तो यहाँ से आप रखिएगा आचार्य शीलभद्र थे, आचार्य शीलभद्र थे। अरे क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि जो है ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था, तो आचार्य शीलभद्र था, आचार्य शीलभद्र। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1875 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, तो ज्योतिबा फुले ने किया था, ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन था, तो यहाँ समझिए मार्टिन बैहम था। विश्व ग्लोब, पूरा ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम था। जबकि विश्व मानचित्र की रचना किसने की थी, मानचित्र अगर रहेगा, मानचित्र की रचना किसने की थी, तो मानचित्र में हो जाएगा अलिक डिमेंटर, मानचित्र में अलिक डिमेंटर हो जाएगा। और हिकेटियस भूगोल के जनक, भूगोल के जनक किसे कहते हैं, तो हिकेटियस को, भूगोल के जनक हिकेटियस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, तो सबसे नजदीक जो होती है 3 जनवरी को, सबसे नजदीक 3 जनवरी को। और दूरी, अधिकतम दूरी होती है, अधिकतम दूरी पे कब होगी, तो 4 जुलाई। अच्छा, न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। इस घटना को कहते हैं उपसौर कहते हैं। और अधिकतम दूरी जो होती है 4 जुलाई को, इस घटना को कहते हैं अपसौर, इस घटना को अपसौर। और पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी को क्या कहते हैं, तो खगोलीय दूरी कहते हैं। ये भी पूछ देता है कभी कभी, पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय दूरी कहा जाता है, खगोलीय दूरी। और दूरी एक अदिश राशि है। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, 26 प्रकाश, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन अपसादित चट्टान नहीं है, तो बलुआ पत्थर हो गया, लिग्नाइट कोयला हो गया और चूना पत्थर, ये तीनों जो अपसादित चट्टान के अंतर्गत आते हैं। जबकि क्वार्टाजाइट हो गया, संगमरमर हो गया, मरमर हो गया, ये जो है कांतरिक चट्टान, कांतरिक चट्टान के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट है 138 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है, तो यह तरंग जो है केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। अगला है 139 में, निम्न में से कौन सा जल मतलब अलास्का को रूस से अलग करता है, तो बेरिंग हो जाएगा। बेरिंग जल जो है अलास्का को रूस से अलग करता है। डोवर जो है ना, डोवर जो ब्रिटेन को फ्रांस से, डोवर जो है, डोवर जल ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है। म्यांमार से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य कौन सा, यानी म्यांमार से सटा भारत का कौन सा राज्य जो सर्वाधिक लंबा है, तो देखिए सबसे ज्यादा जो लगता है, सबसे ज्यादा लगने वाला जो राज्य है ये लगता है अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, तो सर्वाधिक सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश लगता है,
और म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगता है? तो 4। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, 4 राज्यों से लगता है। और म्यांमार के बारे में, ये भारत का ही एक अभिन्न अंग था, लेकिन यह वर्ष 1935 के अधिनियम से इसे अलग कर दिया गया। और अलग कब हुआ? तो वर्ष 1937 में। भारत से म्यांमार कब अलग हुआ? तो वर्ष 1937 में। जबकि म्यांमार आज़ाद कब हुआ पूछेगा क्वेश्चन, आज़ाद कब हुआ? तो वर्ष 1948 में। यानी म्यांमार को आज़ादी कब मिली थी? वर्ष 1948 में। भारत से अलग हुआ 1935 में, अलग हुआ भारत से 35 में। अब कौन सा अधिनियम के तहत? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला है 141 नंबर क्वेश्चन है, सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कल भी आया क्वेश्चन सुबनसिरी, यही क्वेश्चन था, ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सा झील केरल में नहीं है? तो केरल में वेवनाड झील हो जाएगा, केरल में ही है। पेरियार हो जाएगा, केरल में ही है। और एक झील है अष्टमुदी, तीनों केरल में। पुलिकट झील जो है तमिलनाडु में, या तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। अच्छा, वेवनाड झील जो है भारत की सबसे लंबी झील, भारत की अगर सबसे लंबी झील पूछेगा कौन है? तो वेवनाड झील। जबकि भारत की सबसे ऊंचा अगर झील पूछेगा कौन सा है ऊंचा में, तो चोलामू झील है। चोलामू झील जो सिक्किम में, चोलामू झील जो सिक्किम में स्थित है, भारत की सबसे ऊंची झील है चोलामू झील, सिक्किम में। अब भारत की सबसे गहरी अगर झील पूछेगा कि गहरा कौन है, तो गहरा आप रखेंगे मानस बल झील है। मानस बल झील जो जम्मू कश्मीर में, मानस बल झील जो जम्मू कश्मीर में है। और सर्वाधिक खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी वाला भारत में पूछेगा तो खारे वाला पानी वाला सांभर झील जो है, सांभर झील हो जाएगा। तो सर्वाधिक जो है खारे पानी की झील जो है सांभर झील, सबसे ज़्यादा खारा है। लेकिन बड़ा में पूछेगा तो हो जाएगा चिल्का, हो जाएगी बड़ा में चिल्का। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व में ये चीज़ें अलग हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी झील जो होती है कैस्पियन सागर, ये रूस में है। रूस के साथ साथ 5 देश और हैं, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान में है। और विश्व में सबसे ऊंची झील टीटी काका झील होता है। और विश्व की सबसे लंबी झील टंगानिका झील है, टंगानिका झील। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो पंचायती राज जो लाया गया था, या जो गांव के लिए व्यवस्था यह लाया गया था, ग्राम पंचायत जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में था, तो पंचायती राज व्यवस्था लाया गया सामुदायिक विकास के लिए। शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। जैसे पहले क्या था, संसद विधायक जो ही होता था, अब इसमें जो है 3 त्रिस्तरीय लाया गया था पंचायती राज व्यवस्था को। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। जबकि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक जो दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया? तो 243 में मिला है। और संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने की सिफारिश किसने किया था? कौन सी समिति? तो एल.एम. सिंघवी समिति, जिसका गठन हुआ था वर्ष 1986 में। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राज्य था जो है नागौर। नागौर के जिला का नाम था, और लागू कहाँ हुआ था? तो राजस्थान। सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में। और इसी समय पहला ने पूछ के अब क्या करता है, दूसरा पूछेगा। तो 1959 में ये दूसरा राज्य कौन था? तो आंसर हो जाएगा, दूसरा राज्य लागू करने वाला था कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश दूसरा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश दूसरा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। चलिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो लाया था बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता। और 2 स्तरीय वाला रहेगा तो अशोक मेहता, 2 स्तरीय अशोक मेहता, जिसका गठन 1977 में हुआ था। और बलवंत राय मेहता का गठन 1957 में। त्रिस्तरीय था, ये 2 स्तरीय था। अब भारत के एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, पश्चिम बंगाल, 4 स्तरीय पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब किया गया? किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो राजभाषा आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 344 में, और बीजी खैर समिति के सिफारिश पर जो है वर्ष 1955 में इसका गठन हुआ था। राजभाषा आयोग का गठन वर्ष 1955 में। अगर पूछेगा कि संघ की राजभाषा, तो अनुच्छेद 343 में, संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343 में है। जबकि राजभाषा आयोग का गठन वर्ष अनुच्छेद कितना के अंदर आ जाएगा? 344 में है। और 1955 में बीजी खैर समिति के गठन हुआ था।
चलिए अगला है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में मत देने का अधिकार है? तो भारत में मत देने का अधिकार जो है वैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। या वर्ष 1951 में इसकी गठित किया गया था, वोट डालने की आयु जो है वैधानिक अधिकार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोहरा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ से गठन किया गया था, इसको देखने के लिए बोहरा समिति का गठन। 147 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति में कार्यपालिका विधायिका एवं न्यायाधीश की जो है भागीदारी अनुशंसा की गई है? तो इसका हो जाएगा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो है इसके द्वारा किया गया था। प्रथम जो प्रशासनिक सुधार आयोग चलाया गया था वर्ष 1966 में इसकी गठन की गई थी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन वर्ष 1966। अगला क्वेश्चन है 148, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते जो होता है इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य के विधानसभा, जबकि इसका जो वर्णन किया गया है राज्य के विधानमंडल, और इस विधानमंडल कानून बनाने वाला जो विधानमंडल होता है राज्यसभा और विधानमंडल के अंतर्गत आ जाएगा विधानसभा और विधान परिषद आ जाएगा, विधानसभा और विधान परिषद। चलिए अगला है 149 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है? तो अनुच्छेद 170 में इसका वर्णन किया गया है कि 500 से अधिक नहीं होना चाहिए और 60 से कम। लेकिन बहुत ऐसे अपवाद राज्य हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे सिक्किम है, उसमें विधानसभा की सीटें मात्र 32 है, मिजोरम है 40 है, इसमें नागालैंड है उसमें भी 40 है, सॉरी नागालैंड नहीं, गोवा में इसकी संख्या क्या है 40, गोवा में भी 40। तो कुछ ऐसे अपवाद राज्य हैं जिनमें जो है विधानसभा की सीटें संख्या जो है 60 से कम है, हालांकि कहा है कि न्यूनतम नहीं होने चाहिए। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार दिया गया है? तो यह 44वां संविधान संशोधन वर्ष 1978, 44वां संविधान संशोधन वर्ष 1978।